आपको पता है कि इस राज्य में दो उपचुनाव हो रहे हैं। एक दुमका उपराजधानी में चुनाव हो रहा है, दूसरा बोकारो जिले के बेरमो विधानसभा में चुनाव हो रहा है और दोनों ही जगह हमारे गठबंधन के प्रत्याशी खड़े हैं और लगातार परस्पर एक दूसरे को सहयोग करते हुए आज इस चुनावी समर में लोगों तक अपनी संदेश पहुंचा रहे हैं। तिद्वेंद्र भी मैदान में विचरण करने में लगे हैं, वो भी अपना पसीना बहा रहे हैं और इतना पसीना वो बहा रहे हैं कि कभी कभी मुझे उन लोगों पर चिंता होने लगती है कि आखिर झूठ की कोई सीमा तो होनी चाहिए। लोग दल बदलते हैं, चुनाव चिन्ह बदलते हैं, झंडा का रंग बदलते हैं और इस बात से मैं आश्चर्य हो जाता हूं सोचकर इन सब को बदलने के साथ ही व्यक्ति की सोच की प्रतिबद्धता भी बदल जाती है। हमारे मुख्य विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े हैं और कुछ लोगों को योजनाबद्ध तरीके से निर्दलीय रूप में भी खड़ा कर रखा है ताकि एन केन प्रकारेण वोट का बिखराव करे। और सही पूछिए कि बहुत ऐसे प्रत्याशी खड़े भी हैं मैदान में, इनसे पूछिएगा तो पता चलेगा आपको अंदर खाने कि उनको सुनियोजित तरीके से खड़ा किया गया। खैर कोई बात नहीं, लोकतंत्र है, छल प्रपंच श्याम धन भेद सारी चीज़ें का उपयोग किया जाता है, लेकिन मुझे लगता है इसकी भी एक सीमा होना चाहिए। भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज नेता, मध्यवर्गीय नेता, मझोले नेता, छोटे नेता, बड़े नेता सभी घूम रहे हैं और इनमें से कुछ लोग बहुत आप लोगों की भी प्रिय हैं, जिनकी खबरों को आप बहुत प्रमुखता से छापते भी हैं, जिनमें से कुछ केंद्र के मंत्री भी हैं, कैबिनेट के मंत्री भी हैं, कुछ राज्य स्तर के बड़े नेता भी हैं, कुछ राष्ट्रीय स्तर के भी बड़े नेता हैं। हमारे इस राज्य के विभिन्न जगहों से चुनाव लड़ चुके आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी भी आज इस चुनावी मैदान में भाजपा के प्रचार पर हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि उनको आखिर हो क्या गया। चंद महीने पहले जिनके विरोध में उन्होंने लगातार भाजपा को कटघरे में खड़ा किया, आखिर वो किस उद्देश्य के तहत लोगों के बीच में जाकर के वोट मांग रहे हैं, मेरा सोच से परे है। उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसा आखिर में क्या परिवर्तन आ गया? आखिर उनको भाजपा में ऐसा कौन सा परिवर्तन दिख गया जो आज भाजपा के प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांग रहे हैं, जीत दिलाने की सुनिश्चित करते हैं? मैं उनसे पूछना चाहता हूं,
सीएनटी एसपीटी पर उनकी क्या राय है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, झारखंड मोमेंटम में हुए लूट पर उनकी राय क्या है। जेल में बंद छोटे छोटे मुकदमे में यहाँ के आदिवासी दलित पिछड़ों के विषय में उनकी क्या राय है। फर्जी तरीके से पूर्व की सरकार ने नौकरी दिलाने के नाम पर नक्सली घोषित करने पर उनकी क्या राय है। इनहट घोटाले में उनका क्या राय है। कंबल घोटाले में उनका क्या राय है और जमीन घोटाला में भी क्या उनका राय है। आज उनको ये भी मैं पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से एनडीए और भाजपा की सरकार ने आदिवासी दलित पिछड़े शोषित लोगों को राह दिखाने का काम किया, समाज के लिए काम किया, समाज का गरीब तबके के आदिवासियों के साथ अपना जीवन बिता दिया। फादर स्टैन स्वामी जो 80 साल से ऊपर के हो गए, उनके संघर्ष को कोई भूल नहीं सकता। उसके बारे में इनकी क्या राय। फादर स्टैन स्वामी कई बीमारियों से ग्रसित हैं, उनको छुड़ाने के लिए, उनके विषय में बात रखने के लिए हम लोगों ने लगातार अपना प्रयास जारी रखा है। आज झारखंड जैसे पिछड़े प्रदेश में, जहां आदिवासी दलित पिछड़ा बहुल क्षेत्र है, वहां पर कई ऐसे समाज सेवी लोगों ने काम किया जिनके वजह से आज यहाँ के आदिवासियों में, यहाँ के दलितों में, यहाँ के अल्पसंख्यकों में, यहाँ के गरीबों में, किसानों में एक जागरूकता देखने को मिलता है। आज ये लोग सब सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं तो उनको जेल में ठूस दिया जाता है, चाहे वो नौजवान छात्र हो, चाहे छात्राएं हो, चाहे वृद्ध महिला हो, चाहे वृद्ध पुरुष हो। कई संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, इस पर आदरणीय बाबूलाल जी की क्या राय है। आप जानते हैं झारखंड प्रदेश खनिज संपदाओं से भरपूर ये राज्य, आदिवासियों के पहाड़, जंगलों में, नदियों में, गांव में, खलियानों से ये कोयला निकलता है। स्थानीय लोगों के बिना ग्राम सभा के केंद्र सरकार की एक तरफा निर्णय के साथ आप कैसे खड़े हो सकते हैं। हम तो इसका विरोध कर रहे हैं और विरोध करते भी रहेंगे। बाबूलाल जी वरिष्ठ नेता हैं, आप अपनी स्थिति स्पष्ट करें। चाहिए हजारों करोड़ रुपया, लगभग 1 लाख करोड़ से अधिक रुपया केंद्र सरकार के पास हमारा बकाया है और हम उसे केंद्र सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को हम रोजगार दे पाएं। हम चाहते हैं यहाँ के हर एक वृद्ध को पेंशन हम दे सकें। हम चाहते हैं यहाँ के अनुबंध कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी हो। लेकिन केंद्र सरकार जिस तरीके से राज्य सरकार के पैसों में
कटौती कर रहा है। सिर्फ कटौती ही नहीं, बल्कि हमारे कंसोलिडेटेड फंड का जो बैंक खाता में पैसा होता है, बैक टू बैक केंद्र सरकार उसको भी धड़ल्ले से निकासी कर रहा है, जो बिल्कुल ही असंवैधानिक है। केंद्र सरकार की में पहुंच रखने वाले मंत्रियों से, दिल्ली दरबार में पहुंच रखने वाले सांसदों से मैं ये गुजारिश करूंगा कि झारखंड का पैसा जो केंद्र के पास रुके हुए हैं, आप अनर्गल बयान ना देकर उस पैसे को राज्य में लाने का हमारा सहयोग दें। आप सभी लोग अभी दिल्ली की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन चुनाव तो आपको झारखंड से ही लड़ना है आने वाले समय में। राज्य की जनता आपसे सवाल पूछेगी, आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा। आखिर यहीं की जनता ने आपको दिल्ली भेजा है। आज हमारी सरकार दूसरे राज्यों में इस राज्य की बहू बेटियों को जबरन बंधुआ मजदूर बना करके कराया जा रहा काम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंसी हुई बच्चियां, उन सभी लोगों को यहां ला करके उनको हम रोजगार दे रहे हैं। आपने देखा कि तमिलनाडु में गारमेंट फैक्ट्री में जबरदस्ती दर्जनों लड़कियों को जबरन कोरोना के संक्रमण में बंद करके काम कराया गया, उनका शोषण हो रहा था। उनको ला करके हम लोगों ने, जहां उनको 7,000 की नौकरी मिलती थी, आज हमारी सरकार ने उनको 10,000 रुपए की नौकरी दी अपने राज्य में। और अभी 1 महीने के अंदर लगभग 8 से 10,000 लड़कियों को हम नौकरी देंगे। आप गवाह बनेंगे इसके। उसी कार्य योजना तैयार हो चुकी। पूरे भारतवर्ष में हमारी लड़कियों का तस्करी हुआ है अलग अलग समय पर। इसमें भाजपा के लोग भी तस्करी करने में संलिप्त रहे हैं। आज उन बच्चियों को हम ला रहे हैं। 1-2 दिन के अंदर वो बच्चियां झारखंड आएंगी और उसमें सबसे अधिक संथाल परगना की बच्चियां हैं।